हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के आर्ट्स वालों के लिए, जिनका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उनके लिए है। इकोनॉमिक्स का जो है हम लोगों ने सीरीज एक स्टार्ट किया था और उसी सीरीज का इकोनॉमिक्स का ये वीडियो नंबर 7 है। इससे पहले हम लोग 6 वीडियो आपको बनाकर दे चुके हैं, जिसमें जो है लगभग 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करवा कर दिया गया है। आप नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। आज का वीडियो जो है इसमें भी आपको 10 से 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं और सभी जो है अपनी भाषा में है, जिससे आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की पहली क्वेश्चन और पूरे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन है, आय के चक्रीय प्रवाह द्वारा अर्थव्यवस्था के संतुलन को दर्शाएं। यानी कि आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, आइए हम थोड़ा समझाते हैं। आय का चक्रीय प्रवाह होता है कि जैसे हम जो हैं कहाँ से, आपसे जो है हम कमा रहे हैं, हम कमाए तो हम जो है सामान खरीदे दुकानदार से, तो दुकानदार जो है हमसे कमाया। दुकानदार जो है टैक्स के रूप में जो है पैसा किसको दिया, सरकार को दिया। सरकार जो है फिर जो है किसी व्यक्ति को देती है और उससे जो है फिर हम लोग कमाते हैं, फिर दुकानदार के पास जाता है। तो इसी प्रवाह को हम लोग कहते हैं आय का चक्रीय प्रवाह है। आय के चक्रीय प्रवाह जो है उसके जो है कई उदाहरण हैं, जैसे परिवार, फर्म, सरकार या शेष और भी जो हैं जो आय के प्रवाह को लगातार जो है करते रहते हैं। तो आय के प्रवाह को जो है आप समझ गए होंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सरकार के प्रमुख कार्य क्या है। कोई सरकार है तो सरकार के काम क्या होता है। सरकार का काम होता है अपने राज्य या अपने राष्ट्र का विकास करना और अपने राज्य या राष्ट्र के लोगों के स्वास्थ्य, लोगों के समाज यानी कि सामाजिक और उनके पर्सनली जो है स्वास्थ्य और इन सभी से जुड़ी समस्याओं को जो है दूर करना, लोगों के आर्थिक क्रियाकलापों और आर्थिक समस्याओं को जो है दूर करना। फॉर एग्जाम्पल आपके जो है बिहार सरकार हैं, बिहार सरकार के जो है कार्य क्या हैं, तो बिहार के जितने भी जनता हैं उनको खुश रखना, बिहार में जो भी जो है समस्याएं हैं उसको दूर करना, बिहार में सड़क निर्माण करना, बिहार में रेल निर्माण करना, उद्योग धंधा लगाना, यही सब सरकार के कार्य है ना। तो आप तो लिख सकते हैं कि सरकार के क्या क्या कार्य हैं। बातें समझ गए, वेरी गुड। नेक्स्ट है, सरकार का बजट क्या होता है। देखिए, जब किसी सरकार बनती है यानी किसी का भी सरकार बने तो सरकार को 1 साल तक चलाने के लिए जो है एगो बजट तैयार किया जाता है। उसी बजट को कहा जाता है सरकार का बजट, जो हर एक साल के अप्रैल मंथ में अगर कोई राज्य सरकार है तब विधानसभा में पेश करता है और अगर कोई केंद्र सरकार है तो लोकसभा में जो है अपना बजट पेश करता है। आज सरकार के जो है जो मंत्री होते हैं, कौन मंत्री, तो ये बजट वित्त मंत्री जो होते हैं वही बजट को जो है पेश करते हैं। अगर जो है जैसे केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार में निर्मला सीतारमण, वो जो है क्या करती हैं, तो लोकसभा में जो है सरकार के बजट को पेश करती है कि 1 साल में सरकार जो है कितना इनकम किया है और कितना जो है खर्चा किया है, उसी को कहा जाता है सरकार का बजट। अगर राज्य सरकार है तो राज्य सरकार के जो वित्त मंत्री होंगे वो विधानसभा में पेश करते हैं कि सरकार ने 1 साल में कितनी कमाई है और कितनी जो है सरकार ने खर्च की है, उसी को हमनी के बोलते हैं बजट। बात समझ गए। सरकार द्वारा पेश की गई बजट, जिसमें सरकार कहती है कि हमने कितने कमाए हैं और कितने खर्च किए हैं, उसी को सरकार का बजट कहते हैं। बात समझ गए, वेरी गुड। नेक्स्ट है, पूरक वस्तु और स्थानापन्न वस्तु में अंतर बताइए। पूरक वस्तु
मतलब वैसे वस्तु को कहते हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरा है। और स्थानापन्न वस्तु मतलब एगो कोई वस्तु नहीं है, उसके स्थान पे आप ले रहे हैं तो उसे जो है स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। पूरक वस्तु को हम आपको थोड़ा समझाते हैं, कल के क्लास में भी समझाए थे। जैसे चाय आप पी रहे हैं तो चाय के पूरक वस्तु कौन हो गया? चाय के पूरक वस्तु हो गया दूध और चीनी। काहे कि दूध और चीनी नहीं रहेगा तो उसमें चाय मिला के आप चाय बनाएंगे कैसे? चाय बनेगा कैसे? चाय पत्ती को भी चाय ही हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो दूध के पूरक वस्तु का हो गए दूध के कह रहे हैं, चाय के पूरक वस्तु जो है चीनी हो गए, दूध हो गए, तबे तो चाय बनेगा। तो ये हो गए पूरक वस्तु जो एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। लेकिन स्थानापन्न वस्तु का है, जैसे आपके घर में चाय नहीं है, चाय के जगह आप कॉफ़ी पी लिए, यानी कि चाय के स्थान पे आप कॉफ़ी पी लिए, उसे क्या कहेंगे? स्थानापन्न वस्तु। जो एक के स्थान पे दूसरा जो है ग्रहण करता है तो उसे ही स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। आपके घर में चावल नहीं है तो आप रोटी खा लिए, ये स्थानापन्न वस्तु कहलाया, ठीक है। लेकिन जो है पूरक वस्तु यानी वैसे वस्तु जो एक दूसरे के बिना अधूरा हैं। बात समझ गए? वेरी गुड। इन सभी का आंसर जो है ना आपको जो है कहाँ मिलेगा? तो आपके नोट्स में मिलेंगे। यानी मेरे द्वारा जो हैंड रिटेन नोट्स आपको दिया गया है उसी में आपको मिलेगा। हैंड रिटेन नोट्स के लिए आपको क्या करना होता है? प्ले स्टोर से SGS क्लासेस नाम का ऐप जो है डाउनलोड करना होता है। SGS क्लासेस ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो अगर आप कभी यूज़ नहीं किए हैं और न्यू यूज़र हैं तो न्यू यूज़र पे क्लिक करके जो है आप इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ डालेंगे। उसके बाद आपके सामने जो है क्रैश कोर्स खुल के आएगा। तो आप आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स के जो है क्रैश कोर्स को जो है ज्वाइन करेंगे, जो सिर्फ 499 रुपये का है। और आपके सभी सब्जेक्ट को जो है इसमें दिया गया है, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद सोशोलॉजी, उसके बाद साइकोलॉजी, होम साइंस, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और वीडियो लेक्चर इसमें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप इससे जो है तैयारी करके बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन है, मांग वक्र नीचे क्यों गिरता है? मांग वक्र नीचे गिरने का कारण है कि वस्तुओं के कीमत बढ़ जाना या वस्तुओं का वैल्यू जो है कम हो जाना, जिसके कारण मांग वक्र जो है नीचे गिर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जो है आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं, कोर्स जो है बेच रहे हैं 20,000 में, तो वस्तु के कीमत बढ़ गया तो कोनो आप में से नहीं लेगा तो मांग वक्र का होगा? नीचे गिरेगा, यानी डिमांड जो है कम हो गया है, मांग वक्र नीचे गिर गया है। अब जो है दूसरा मांग वक्र कैसे गिरता है? हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए हईले नहीं है, तो क्या आप इसको लेना पसंद करेंगे? चाहे 499 रुपये के ही काहे में कोर्स होखे, हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपके एग्जाम में अइबे नहीं करेगा, तो क्या आप जो है हमारे कोर्स को लेंगे? नहीं लेंगे, तो मांग वक्र का हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। तो मांग वक्र नीचे कैसे गिरता है? या तो वस्तु की कीमत बढ़ जाता है या तो वस्तु का कोई वैल्यू नहीं होता है, तब जो है मांग वक्र नीचे की ओर गिर जाता है। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट है, उत्पादन फलन क्या है? देखिए उत्पादन फलन क्या है, आप जो है तनी मनी हमारे नोट्स से भी जो है ना एक बार आप समझ सकते हैं। देखिए एक में भी कितना आसान भाषा में लिखल होगा। उत्पादन की आगतों तथा अंतिम उत्पादक के बीच तकनीकी फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन यह बताता है कि एक निश्चित समय में आगतों में परिवर्तन से उत्पादन में कितना परिवर्तन होता है, ठीक है। उत्पादन फलन कभी भी शून्य नहीं होता है। अब आप नहीं समझे नोट्स के माध्यम से तो हम आपको समझा देते हैं उत्पादन फलन है क्या। मान के चलिए कि आप अपन घरे कोई सामान बना रहे हैं हाथे से।
हाथ से बना रहे हैं तो दिन भर में जो है 10 गो बना रहे हैं। लेकिन अब क्या किए कि अब जो है मशीन किन के बाजार से लाएं, और जो आप हाथ से बना रहे थे वो आप मशीन से बनावे लगे। तो हाथ से दिन भर में 10 गो बना रहे थे, लेकिन मशीन से अब दिन भर में जो है आप 20 गो बनावे लगे। तो कितना उत्पादन बढ़ा? 10 गुना बढ़ गया। 10 गुना नहीं, एक के बार दुगुना हो गया। कहने का मतलब 10 गो से 20 गो हो गया, तो दुगुना हो गया। तो कितना? 10 गो उत्पादन बढ़ गया। तो जो उत्पादन बढ़ा है मशीन के लाने से, उसी उत्पादन को कहेंगे उत्पादन फलन। बात समझ गए? वेरी गुड। उत्पादन फलन कहियो जो है शून्य नहीं होता है। अब हाथ से बनाते थे मशीन से बनावे लगे हैं तो क्या कहियो 0 बनेगा? नहीं यार, हमेशा ज़्यादा ही बनेगा, है कि नहीं? बिल्कुल सही। नेक्स्ट है अल्पकालीन औसत लागत U आकार का क्यों होता है? देखिए, अल्पकालीन औसत लागत जो है U के आकार का काहे होता है, ताइए समझते हैं। अल्पकालीन औसत लागत U का आकार का इसलिए होता है क्योंकि जब औसत लागत में जब गिरावट आता है तो वक्र जो है नीचे की ओर गिरता है, मतलब कि ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। और उसके बाद जो है कुछ देर के लिए स्थिर हो जाता है। स्थिर होने के बाद जब जो है मांग यानी कि कोनो वस्तु के कीमत में बढ़ोतरी होती है तो औसत लागत जो है ऊपर की ओर जाने लगता है। इसी कारण जो है औसत लागत का आकार जो है U के आकार हो जाता है। आप नहीं समझें, फिर से समझाते हैं सर। अल्पकालीन औसत लागत U के आकार का इसलिए होता है क्योंकि अल्पकालीन औसत लागत में जब लागत जो है कम होने लगता है, मतलब जैसे पैसा आप लगा रहे हैं, कम पैसा लगा रहे हैं, तो वक्र जो है नीचे की ओर आएगा। आई कुछ देर के लिए स्थिर हो जाता है। अब फिर जो है क्या होता है, तो जब डिमांड वस्तु के बढ़ता है तो ऊपर जाए लगता है, इसीलिए इसका आकार जो है भी U आकार का होता है। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट है फर्म की अधिकतम लाभ की शर्तें क्या है, यानी फर्म की अधिकतम लाभ कमाए इसके लिए क्या शर्त है। मान के चलिए आप एगो फर्म खरीदें, फर्म खोलें, चाहे एगो फैक्ट्री खोलें, तो उसमें आप अधिकतम लाभ कमाना चाहते हैं, तो आप जो हैं क्या करेंगे सर? तो सिंपल सी बातें हैं। उसमें जो है फर्म की अधिकतम लाभ की पहली शर्त कि आपको जो है उत्पादन अधिक करना होगा। दूसरी शर्त, जो आप उत्पादन किए हैं उसे जो है उच्च बाजार में ले जाकर बेचना होगा, जिससे प्रॉफिट ज़्यादा होके, और ऐसा सामान का उत्पादन आपको करना होगा जो लोगों का डिमांड होके, तब जो है आपके लाभ जो है ना अधिक होंगे। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट है पूर्ति अनुसूची और पूर्ति वक्र से आप क्या समझते हैं सर? आइए आपको समझाते हैं। पूर्ति अनुसूची क्या है? तो पूर्ति अनुसूची से हम यह समझते हैं कि यह एक तालिका है जो वस्तु की विभिन्न संचय कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वस्तु की विभिन्न मात्राओं को दर्शाती है। और पूर्ति अनुसूची को जिस वक्र से दर्शाया जाता है उसी वक्र को पूर्ति वक्र कहते हैं। अब आप अगर नहीं समझे हैं, हम काहे ला हैं सर? देखिए, पूर्ति अनुसूची का है, कोई वस्तु जो है मार्केट में आया तो पहले दुकानदार क्या करता है कि ओकर रेट के जो है एगो का बनाता है, तो एगो पेज बनाता है कि ई सामान जो है इतना में बेचेंगे, ई सामान जो है इतना में बेचेंगे। तो जब कोई वस्तु का जो है हम लोग एगो अनुसूची तैयार करते हैं कि कौन वस्तु कितना में खरीदे हैं, कितना में बेचेंगे, तो उसे हमनी के कहते हैं पूर्ति अनुसूची। और इसी अनुसूची को जब हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं या ग्राफ के माध्यम से किसी को समझाते हैं या बताते हैं, तो उसे हमनी के कहते हैं पूर्ति वक्र। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट है कि बाजार मूल्य क्या है? बाजार मूल्य, जब कोई वस्तु बाजार में जाता है और बाजार के जो दुकानदार होते हैं
उसके द्वारा जो मूल्य लगाया जाता है उसी को हमनी के कहते हैं बाजार मूल्य। फॉर एग्जाम्पल, किसान जो है अपन खेत में गेहूं को उपजाया, अगर वो खेते में बेच देगा तो गेहूं जो है गांव वाला अपन हिसाब से जो है लेगा 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो जैसे लेवे। लेकिन जब वो बाजार में ले जाएगा तो उसको एगो सरकारी रेट से जो है वो वस्तु दिया जाता है, तो उसी मूल्य को हमनी के कहते हैं बाजार मूल्य। यानी कि किसी भी वस्तु का बाजार में जो सरकारी रेट होता है उस मूल्य को ही हमनी के कहते हैं बाजार मूल्य। हमें विश्वास है आप जो है समझ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस शर्ट जो है हमने खरीदा। अब शर्ट जो है का तो एगो दुकान से खरीदे होंगे, लेकिन दुकान से पहले ही अगर हम फैक्ट्री में से खरीदते हैं तो सिंपल सी बात है ये शर्ट जो है हमें सस्ता में पड़ता है। लेकिन वो बाजार में आ गया तो बाजार के अनुसार जो है इसका रेट लगता है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, बाजार मूल्य कहेंगे, है कि नहीं। आइए नेक्स्ट है कि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में दो अंतर लिखें। यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार में जो है अंतर लिखेला है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दुकानदार और ग्राहक की संख्या जो है अधिक होती है। एकाधिकार में क्या होता है, दुकानदार एक गो होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो है सभी सामानों का उत्पादन और उसका रेट जो है एक समान होता है। लेकिन एकाधिकार बाजार में एक आदमी का अधिकार होता है और इसका जितना मन करता है रेट रखने का उतना रखता है। तो ये सब जो है अंतर है। इकोनॉमिक्स के जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आसान भाषा में आपने जो है समझा। अब इसके नोट्स को आप एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद एक बार बिना देखे आंसर को कॉपी पे लिखेंगे। जीवन में आपको कभी भी कोई समस्या जो है नहीं होगी और आप एग्जाम में जो है एकदम फाड़ के आएंगे, है कि नहीं। तो वीडियो आप देखे हैं, अच्छा लगा है, इस वीडियो को वहां तक शेयर करें जहां तक इकोनॉमिक्स को जो है लोग भारी समझते हैं। बाकी आप समझदार हैं, वीडियो को जो है क्या करना है, कोर्स आपको खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। बाकी वीडियो आप देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।